नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज हम आपको साल 2020 की वो खास तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनकी वजह से कई सदियों तक साल 2020 को याद किया जाएगा। इतिहास के पन्नों में 2020 ने अपनी एक अलग कहानी गढ़ दी है। इस साल ने हमें बहुत कुछ दिया है तो बहुत कुछ हमसे छीन भी लिया है। 2020 के कुछ हंसाने और कुछ रुलाने वाली तस्वीरें लेकर हम आपके सामने आए ताकि आप भी 2020 का एक बार रिव्यू कर सकें। चलिए तो दिखाते हैं आपको 2020 की यादें। साल 2020 पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा साल बन गया है जिसे कई सदियों तक याद किया जाता रहेगा। इस साल ने हमें बहुत कुछ दिया है तो बहुत कुछ हमसे छीन भी लिया। आज हम आपको 2020 की वो 20 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसकी वजह से 2020 ने इतिहास में अपना एक अलग रसूख बना दिया। हिंदुस्तानियों के लिए तो 2020 ने गमों के अलावा कुछ दिया ही नहीं। कई खुशियां मिली भी तो वो ज्यादा देर तक हिंदुस्तानियों के पास नहीं रह पाई। साल की शुरुआत में भारत की केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA का विरोध चरम पर था। ये विरोध देश की राजधानी को गहरे जख्म दे गया। विरोध हिंसक हुआ और दिल्ली ने सांप्रदायिक दंगों का दंश झेला। जब उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से धधक रही थी तो शाहीन बाग मात्र एक ऐसा धरना स्थल था जहां पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस धरना स्थल का नाम दिल्ली विधानसभा चुनावों में जमकर उपयोग किया गया। नौ दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में संशोधित नागरिकता कानून पास होने के बाद देश में इसका विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ने लगा। असम से शुरू हुए विरोध दिल्ली तक पहुंचे और शाहीन बाग में CAA के खिलाफ 15 दिसंबर 2019 से ही धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। बहुत लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। फरवरी 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले थे। केजरीवाल सरकार की रणनीति विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की थी और उनकी जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की जनसभाओं में शाहीन बाग के खिलाफ नारे गूंजने लगे।
महीनों तक ये विरोध यूं ही चलता रहा और इस पर सियासत भी लगातार होती रही। दरअसल बीजेपी के पास आप को घेरने के लिए ना तो एक दमदार सीएम का चेहरा था और ना ही कोई ठोस मुद्दा। ऐसे में शाहीन बाग को चुनावी केंद्र बनाकर और राष्ट्रवाद का कार्ड खेल बीजेपी दिल्ली जीतने की जुगत में थी, लेकिन उसमें सफलता हासिल न कर सकी। शाहीन बाग का धरना चुनावों के बाद भी चलता रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन हल न निकला। अरे मोटू पतलू यार, अरे संविधान को मिलकर बचाना है, संविधान को। इस बीच कई ऐसी तस्वीरें भी हम सब ने देखी जो बेहद खतरनाक थीं। विरोध की आग इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि इस दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टाफ अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के साथ 53 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 200 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आम आदमी पार्टी के निलंबित निगम पार्षद का आरोप है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टाफ अंकित शर्मा के शरीर पर तेजधार हथियार से 51 वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद अंकित के शव को पास में बह रहे नाले में फेंक दिया गया। साथ ही सरकारी और निजी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा था। उग्र भीड़ ने मकानों, दुकानों, वाहनों, एक पेट्रोल पंप को फूंक दिया था। स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया था। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल 650 पन्नों की चार्जशीट में ताहिर हुसैन सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया है। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली हिंसा के दौरान अंकित शर्मा की हत्या और दंगों के पीछे एक गहरी साजिश थी, क्योंकि निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन की अगुवाई वाली भीड़ ने उन्हें विशेष रूप से निशाना बनाया था। इसके बाद दुनिया भर में कोरोना का खतरा मंडराने लगा। सड़कें सुनसान होने लगी। इसी कड़ी में देश भर में तमाम जगह चल रहे सीएए के विरोध में धरना प्रदर्शन को खत्म करना पड़ा। हालांकि विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। लेकिन महामारी ऐसी थी कि अगर प्रदर्शन को जल्द खत्म नहीं कराया जाता तो शायद आज हालात ऐसे नहीं होते। मुमकिन है कि ऐसे होने पर हमारे देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अमेरिका से भी ज्यादा हो सकती थी। हिंदुस्तान में कोरोना का पहला मरीज 30 जनवरी को केरल राज्य में मिला था। चीन के वुहान में पढ़ने वाली केरल की एक मेडिकल स्टूडेंट अपना सेमेस्टर खत्म होने पर घर यानी केरल लौटी थी। गले में खराश और सूखी खांसी जैसे लक्षणों की शिकायत के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच होने के बाद देश में पहले कोरोना केस की पुष्टि की गई। 3 हफ्तों तक इलाज चलने के बाद 2 बार उनका टेस्ट निगेटिव आया तो उन्हें कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कि इस बात का पता चल पाता कोरोना हिंदुस्तान में एंट्री कर चुका है, तब तक देर हो चुकी थी और कोरोना के मरीज देश में हर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक दौर तो ऐसा आया कि एक दिन में कोरोना के नए मामले 96,000 का आंकड़ा तक पार कर गए। मोदी सरकार एक्टिव हुई और 22 मार्च को 14 घंटे के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया। जनता कर्फ्यू से जब बात बनती नहीं दिखाई दी तो 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का आदेश दिया। लॉकडाउन लगने के बाद देश भर के लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए। कई लोगों की नौकरियां चली गईं, कारोबारियों के धंधे चौपट हो गए। दूसरे प्रदेश से आए लोग अपने अपने घरों को पलायन करने को मजबूर हो गए। लाखों की संख्या में पलायन शुरू हुआ। बच्चे, युवा, बुजुर्ग हर कोई सड़कों पर पैदल अपने घर को जाते हुए दिखाई दिए।
तकरीबन 7-8 महीने कोरोना से जंग लड़ने के बाद सरकार की तरफ से अनलॉक की तैयारियां शुरू हुई। देश में अनलॉक का पहला चरण 8 जून से लागू हुआ। सरकार ने अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों, मॉल, रेस्तरां और होटलों को खोलने के निर्देश दिए। साथ ही सरकार ने कहा कि इन जगहों पर जाने वाले लोगों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप, फेस मास्क और दूसरे लोगों से कम 6 फीट की दूरी बरतने के आदेश हैं। इसके बाद 1 जुलाई को अनलॉक 2 की शुरुआत हुई। कुछ और रियायतें मिली, लेकिन सभी रियायतें सशर्त ही थी। ऐसे ही अनलॉक के पार्ट बढ़ते चले गए, साथ ही साथ रियायतें भी बढ़ती चली गई। एक दौर ऐसा आया कि लोगों ने ये मान लिया कि कोरोना शायद अब चला गया है और सब लापरवाह हो गए। लेकिन कोरोना की फिर एक वेव ने देश में दस्तक दी तो लोग फिर सतर्क हुए। कोरोना से आंख मिचौली का खेल खेलते लोग थक गए और वैक्सीन का इंतजार करने लगे। हर देश में यही कोशिशें की जाने लगी कि कैसे जल्द से जल्द इस वैश्विक महामारी की वैक्सीन तैयार की जाए। कई दिनों तक शोध करने के बाद वैक्सीन की खुशखबरी मिली। इस खबर ने लोगों को एक बहुत बड़ी टेंशन से थोड़ी राहत दी। अनुमान जताया जाने लगा कि नए साल के पहले महीने में सभी लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच जाएगी। लेकिन ये खुशखबरी भी लोगों को ज्यादा दिन खुश नहीं कर पाई। ब्रिटेन में जन्मे कोरोना के नए स्ट्रेन ने लोगों को फिर एक बार खौफ में जीने को मजबूर किया है। हालांकि इस बार सभी देशों ने पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के मिलने के बाद से भारत पूरी तरह से सतर्क था। 23 दिसंबर को ही ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को भारत ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन यह कोशिश रंग नहीं ला पाई। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 मामले सामने आए हैं, जिनमें बेंगलुरु में 3, हैदराबाद में 2 और पुणे में 1 केस की पुष्टि हुई है। ये सभी लोग ब्रिटेन से भारत लौटे थे और देश में आते ही उनकी जांच भी की गई थी। जिनमें कोरोना के नए स्ट्रेन का खुलासा हुआ, यानी कोरोना के नए रूप ने भारत में भी अपने पांव जमाने का पैंतरा चल दिया है। तीनों शहरों में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों को एक ही कमरे में रखा गया है। सभी पर लगातार नजर रखी जा रही है। और जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं, उन सभी को क्वारंटीन किया गया है। साथ ही उनके परिवार की भी जांच की जा रही है। जिस फ्लाइट से ये लोग भारत आए थे, उनके तमाम मुसाफिरों का पता लगाया जा रहा है। हर उस शख्स को ट्रेस किया जा रहा है जो इन लोगों के संपर्क में किसी भी रूप से आए थे। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य ब्रिटेन से आने वाले हर मुसाफिर की जांच में जुटे हुए हैं। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक 33,000 लोग ब्रिटेन से भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर पहुंचे। इनमें से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। कोरोना का ये तेजी से फैलने वाला नया स्ट्रेन भले ही ब्रिटेन में पनपा हो, लेकिन अब ये दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। भारत समेत फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, क्रोएशिया, रोमानिया जैसे देश इसमें शामिल हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन इतनी तेजी से फैला कि 5-6 दिन में ही कोरोना के केस हिंदुस्तान में 25 का आंकड़ा पार कर गए। कोरोना से अलग फिल्मी जगत के नायाब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने
हिंदुस्तान की जनता को परेशान कर दिया। इतनी शानदार शख्सियत और बेहतरीन अदाकारी वाले एक्टर सुशांत आखिर आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? इस थ्योरी ने बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स रैकेट का भी पर्दाफाश किया। सुशांत सिंह राजपूत की लाश 14 जून को उनके कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। जैसे ही इस खबर की जानकारी मुंबई पुलिस को हुई तो मुंबई पुलिस की तरफ से इसे सुसाइड करार दिया गया। लेकिन सुशांत की आत्महत्या करने वाली पुलिस की थ्योरी पर कई लोगों ने ऐतराज जताया। हिंदुस्तान के कई बड़े चेहरों ने इस मामले पर सीबीआई की जांच तक की मांग की। जानी मानी अभिनेत्री ने सुशांत की मौत को लेकर कई ऐसे सवाल खड़े किए जिनसे बॉलीवुड के सितारे उनके खिलाफ हो गए। मौत की जांच पड़ताल चल ही रही थी कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के तार ड्रग्स और ड्रग्स पेडलर से जुड़े हुए मिले। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, सुशांत की मौत की गुत्थी और ज्यादा उलझती हुई चली गई और बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एक के बाद एक खुलासे होते गए। इसी केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स माफिया की चैट और ऑडियो वायरल हुई, जिसमें रिया और ड्रग्स माफिया के बीच नशे के सामान की खरीद फरोख्त की बात हुई थी। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को रिया की कई चैट्स हाथ लगी जिन्हें रिया अपने फोन से डिलीट कर चुकी थी। जांच में ईडी ने रिया की सभी चैट्स को रिट्रीव किया, जिसमें रिया और एक ड्रग माफिया जिसका नाम गौरव था उससे चैट की गई थी। रिया और ड्रग माफिया गौरव की चैट में सबसे पहला मैसेज रिया की तरफ से ही किया गया था, जिसमें रिया गौरव से मैरिजुआना यानी गांजे को खरीदने की बात कर रही थी। रिया के ड्रग्स कनेक्शन के बाद सुशांत केस में नारकोटिक्स ब्यूरो यानी एनसीबी भी एक्टिव हो गया था। एनसीबी ने मुंबई के अंधेरी इलाके से गांजा बेचने के आरोप में 2 ड्रग डीलरों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए दोनों ड्रग डीलरों ने माना था कि वो तकरीबन 5,000 रुपए प्रति ग्राम की दर से गांजा बेचते हैं, जिसे वो बॉलीवुड कलाकारों को लगातार सप्लाई करते थे। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि वो ये सारा काम ऑनलाइन करते थे ताकि पुलिस और एनसीबी की नजर से दूर रहें। उन्होंने अपने काम करने के तरीके को लेकर बताया था कि सबसे पहले ड्रग्स की फोटो सोशल मीडिया के जरिए भेज दी जाती थी। हर ड्रग का एक अलग कोड होता था। कोड और कितनी मात्रा में ड्रग्स चाहिए उसे रिप्लाई किया जाता था। ड्रग्स के रुपयों को भी ऑनलाइन ही ड्रग्स डीलर के अकाउंट में डाला जाता था। पेमेंट हो जाने के बाद खरीदने वाले के पते पर ड्रग्स पार्सल होता था। इन लोगों का बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं से अच्छे संपर्क होते थे, जिसकी वजह से ये पुलिस की गिरफ्त से हमेशा बाहर रहते हैं। सुशांत केस में ड्रग्स की बात कोई नई नहीं है। पहले भी कई अभिनेता ड्रग्स के साथ या फिर ड्रग्स लेते हुए पकड़े जा चुके हैं। लेकिन सुशांत केस में ड्रग्स की एंट्री के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स कैसे अपने पांव जमा चुका है, इसका पर्दाफाश हो गया। जांच में कई जाने माने अभिनेता और अभिनेत्री ड्रग्स के एडिक्ट मिले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद इसी साल में सदियों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ। जी हां, सदियों के इंतजार के बाद शुभ घड़ी आई जब रामलला टेंट से बाहर निकलकर अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने को तैयार हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही अपना फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुना चुका था, जिसके बाद से मंदिर के शिलान्यास को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। 5 अगस्त की तारीख को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। मंदिर की आधारशिला रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अयोध्या पधारे और मंत्रोच्चारण के साथ राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जिसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य बेहद तेजी से शुरू हुआ है।
मंदिर के नक्शे में कई तरह के बदलाव किए गए, जिससे मंदिर की भव्यता में कोई कोर कसर न छूट सके। 2 सितंबर को मंदिर का नक्शा पास कर दिया गया। विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से नक्शा पास हुआ है। तय किया गया कि 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया में राम मंदिर बनेगा। मंदिर निर्माण में 1 ग्राम भी लोहे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लोहे की उम्र को 100 साल माना गया है। जानकारों की माने तो 100 साल के बाद लोहा जर्जर हो जाता है, उसमें किसी तरह की कोई कसावट नहीं रह पाती। हल्का सा जोर पड़ने पर वो वहीं से टूट जाता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि लोहे की जगह स्टील का इस्तेमाल होगा, क्योंकि लोहे के मुकाबले स्टील की उम्र काफी ज्यादा होती है। अब बात विकास दुबे की। ये नाम शायद हम सभी बखूबी जानते हैं, और जाने भी क्यों ना। इस कुख्यात अपराधी ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था, किसका नाम भूल पाना नामुमकिन सा है, जिसकी तलाश में 50 से ज्यादा टीमें लगाई गई थी। इतना ही नहीं, साल 2001 में विकास दुबे पर थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या करने का आरोप लगा। संतोष शुक्ला की हत्या एक हाई प्रोफाइल हत्या थी। इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी किसी पुलिस वाले ने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी। कोर्ट में विकास दुबे के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पेश किया जा सका, जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया। 3 जुलाई को देर रात सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी कानपुर के बिकरू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि विकास दुबे के घर से पहले एक जेसीबी बीच सड़क पर खड़ी थी, जिससे गाड़ियों के साथ पुलिस का अंदर जाना मुमकिन नहीं था। पुलिस टीम को लीड कर रहे सीओ देवेंद्र मिश्रा ने गाड़ियों को गांव के बाहर छोड़कर पैदल ही विकास के घर दबिश देने की योजना बनाई। इसके बाद सभी पुलिसकर्मी पैदल विकास के घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने जेसीबी को पार किया तो चारों तरफ से उन पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। इतने पुलिसकर्मी को समझ पाते इससे पहले गोलियां पुलिसकर्मियों के आर पार हो चुकी थी। कुछ पुलिसकर्मी मौका पाकर ओट में छुप गए, जिसके बाद विकास दुबे और उसके साथी घरों से बाहर निकले और ढूंढकर पुलिसकर्मियों को मारने लगे। उस रात विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। विकास की खराब मानसिकता का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सभी पुलिस वालों की हत्या करने के बाद उनके शव को एक के ऊपर एक रखकर आग लगाने की योजना बना रहा था। इसके पहले वो अपनी इस खराब मानसिकता वाली सोच को अंजाम देता, पुलिस फोर्स ने गांव को घेर लिया। विकास दुबे इतना शातिर अपराधी था कि वो पुलिस को चकमा देकर रात के अंधेरे में फरार हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद विकास एक राज्य से दूसरे राज्य भागता रहा। घटना के तकरीबन 6 दिन बाद यानी 9 जुलाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके अगले दिन यानी 10 जुलाई को विकास पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, सितंबर की वो तारीख भूलकर भी दिमाग से नहीं जाती, जिस दिन हाथरस के गांव में कुछ दरिंदों ने एक 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। दिन दहाड़े उस बेटी को जबरन खेत में खींचकर उसके साथ दरिंदगी की कोशिश की। बेटी के विरोध करने पर वहशियों ने बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया, उसका गला दबा दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। 4 दरिंदों ने मिलकर 14 सितंबर को इस बेटी के साथ हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। घटना के करीब 15 दिन तक वो बेटी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही और आखिर में वो बेटी ये जंग हार गई। 29 सितंबर को हाथरस की निर्भया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। नए कृषि कानून के विरोध में देश भर से अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। हालांकि इस बाबत सरकार और किसानों के बीच 7 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन ना तो सरकार बिल वापस लेने को तैयार है और ना ही किसान आंदोलन खत्म करने के लिए। अब किसान आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी बात वही है जहां पहले दिन थी। लेकिन किसानों की संख्या लगातार आंदोलन में बढ़ती जा रही है।
लेकिन सरकार कानूनों को वापस लेने के कोई संकेत नहीं दे रही। ये कह पाना अभी मुश्किल है कि आखिर कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो 2020 का साल कुछ ऐसा रहा है कि ये भूला नहीं जा सकेगा। इसमें कुछ खट्टी यादें हैं तो कुछ मीठी यादें भी हैं। इन सभी यादों के साथ 2020 को हम अलविदा कहते हैं और 2021 की नई शुरुआत के लिए आप सभी को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। फिलहाल इस पूरी पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।